नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा हाल ही में एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बारे में। हरियाणा कैडर की आईएएस ऑफिसर रानी नागर ने रिसेंटली इस्तीफा दिया और उन्होंने ये कहा है कि मेरा वर्क प्लेस पर हरासमेंट हो रहा था और कई तरह की कंप्लेंट्स उन्होंने करी हैं अपने सीनियर्स के खिलाफ। तो इस पूरे मामले की मैं चर्चा करूंगा और साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या कानून बनाया गया था और उसकी कैसे अनुपालना हो रही है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे अपने आईएएस एग्जाम की तैयारी को जारी रख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ऐप डाउनलोड करें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। तो लगभग एक हफ्ते पहले 2014 बैच की हरियाणा कैडर की एक आईएएस ऑफिसर मिस रानी नागर ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कारण ये बताया कि मेरी पर्सनल सेफ्टी को खतरा है जब मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूं। मिस नागर एक एडिशनल डायरेक्टर के पद पर इस वक्त थी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में और इन्होंने 4 मई को ये इस्तीफा दिया था हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को और इसको इन्होंने पब्लिक भी कर दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जिसके कारण ये काफी न्यूज में भी आया और उसके बाद इस पर राजनीति भी छिड़ गई। विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर कि सरकार में जो ऑफिसर्स हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, वही सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। तो इस तरह की एक राजनीति भी इस पर शुरू हो गई। तो ये जो पूरा मामला है ये काफी तूल पकड़ गया और इससे एक चीज जरूर सामने आती है कि महिला ऑफिसर्स की सुरक्षा, चाहे वो मोस्ट एलीट सर्विस में क्यों ना हो, आज भी भारत में एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि रानी नागर ने यही आरोप लगाया कि मेरी जान को और मेरी पर्सनल सेफ्टी को दोनों को खतरा था। उन्होंने 17 अप्रैल को एक वीडियो भी अपलोड किया था अपने फेसबुक अकाउंट पर और ये कहा था कि अगर मेरी जान को कुछ हो जाता है, अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वो ऑफिसर्स होंगे जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेन कर रखी है ऑलरेडी ऑफिशियली। उन्होंने कोर्ट में कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेन करी हुई है, चंडीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो मामला भी अभी तक चल रहा है, पेंडिंग है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिस गेस्ट हाउस में वो पिछले 1.5-2 साल से रह रही थी चंडीगढ़ में, उस गेस्ट हाउस में जो रूम है उसका दरवाजा तोड़ दिया गया, कभी वो रूम बाहर से लॉक पाया गया और जिस मेस से उन्हें खाना आता था वहां पर उसी हॉस्टल में, उस खाने में लोहे की पिन तक पाई गई उनके द्वारा। और ये सब बहुत ही गंभीर आरोप हैं क्योंकि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के साथ जब ऐसा बर्ताव हो रहा था तो ये काफी चिंताजनक है। तो इस तरह से उन्होंने अपने ये आरोप हैं ये सारे सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं। और आज से 2 साल पहले भी रानी नागर ने एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था अपने सीनियर आईएएस ऑफिसर पर जो उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर थे। उन्होंने कंप्लेन फाइल करी थी हरियाणा महिला आयोग के अंदर भी कि जो ये सीनियर ऑफिसर हैं इन्हें हरास कर रहे हैं, डबल मीनिंग वर्ड्स यूज करते हैं और एक पूरी इंक्वायरी भी बैठी थी इस पर। हालांकि इस इंक्वायरी में इस सीनियर आईएएस ऑफिसर को क्लीन चिट दे दी गई थी और कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था। लेकिन उस समय भी ये मामला काफी चर्चा में रहा था क्योंकि इस तरह के आरोप बहुत ही सीरियस होते हैं। लगभग 5 साल पहले मध्य प्रदेश में भी एक यंग आईएएस ऑफिसर ने एक सीनियर पर कंप्लेन करी थी सेक्सुअल हरासमेंट की और बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि कोर्ट्स में भी उनको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं दिया गया। उन्होंने जब कंप्लेन करी तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा भी एक तरह से सेकेंडरी हरासमेंट किया उन पर। और ये सब तब हो रहा है जब ये आईएएस ऑफिसर हैं, जब इनके पास सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं, इन्हें पूरा कानून पता है और सभी जगह ये जा सकते हैं, सक्षम हैं, सशक्त हैं। उसके बावजूद इनके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ था। अब कल ये भी न्यूज आई है कि रानी नागर के इस्तीफे को हरियाणा सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है और केंद्र सरकार को यह रिकमेंडेशन भेजा गया है कि इनका कैडर बदल दिया जाए, उन्हें तो उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए क्योंकि ये ओरिजिनली वहां से हैं। तो ये एक और तरह का हरासमेंट है क्योंकि रानी नागर का ये कहना है कि जब मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक मैं अपना एनपीएस का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती, विच इज ट्रू कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने एनपीएस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता और भी कई तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो उन्हें नहीं मिलते हैं जब तक वो अपनी सर्विस को ऑफिशियली टर्मिनेट ना करवा दें या फिर रिटायर ना हो जाएं। तो ऐसे में इस्तीफा एक्सेप्ट ना करना भी एक प्रकार का हैरेसमेंट है और ऐसा पिछले साल भी देखा गया था कि सरकार कई आईएएस ऑफिसर्स के इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रही थी। आप देखिए कि शाह फैसल, जिन्होंने पिछले साल इस्तीफा देकर एक पॉलिटिकल पार्टी भी शुरू कर दी और अब तो जेल में है, उनका इस्तीफा भी अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। कन्नन गोपीनाथन का इस्तीफा भी स्वीकार नहीं हुआ था, इन्होंने भी पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे रिसेंट में कई केसेस आए हैं जब इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन मैं यहां पर आपसे बात करना चाहता हूं इस वीडियो में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में। अब देखिए, जो रीसेंट कंप्लेन है रानी नागर की, वो एग्जैक्टली सेक्सुअल हरासमेंट की नहीं है, वो हरासमेंट की है। लेकिन उन्होंने पहले इस तरह की कंप्लेन करी थी और यहां पर मैं ये डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि
ये भारत की एक एलिट सिविल सर्विस में भी जब ऐसा केस आता है तो हमारे लिए चिंताजनक विषय है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से दुनिया भर में मी टू के तहत आप देखेंगे कि कई ऐसे केसेस सामने आए थे जब बड़े बड़े लोगों के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस सामने आए। कईयों को उनमें से सजा भी हुई, कई आरोप गलत भी पाए गए जो कोर्ट में प्रूव नहीं हो सके। लेकिन अल्टीमेटली ये ट्रेंड चिंताजनक है और इसके बारे में हमें ऑफिशियली लॉ क्या कहता है वो जानना जरूरी है। तो भारत में एक कानून है सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो ये कानून पिछले 7 साल से देश में लागू है। उसके पहले देश में कानून नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसकी गाइडलाइन को फॉलो किया जाता था। इस केस का नाम था विशाखा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो विशाखा गाइडलाइंस 1997 से देश में कानूनी रूप से बाध्य थी और कुल मिलाकर विशाखा गाइडलाइंस को ही सरकार ने एक कानून का रूप दे दिया 2013 में। तो इस कानून के तहत सेक्सुअल हैरासमेंट की डेफिनेशन क्या है? तो इसमें डेफिनेशन में आता है कोई भी ऐसा कृत्य जो फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेस दर्शाता हो, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हो, यानी कि किसी तरह का अभद्र कमेंट या टिप्पणी करी जाए किसी कोवर्कर के द्वारा, शोइंग पोर्नोग्राफी, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कॉन्डक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो ये डेफिनेशन के अंदर आता है सेक्सुअल हैरासमेंट के एट वर्क प्लेस। तो अगर कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ कोई भी महिला कंप्लेन करना चाहती है तो ऐसे में ये जरूरी है कि हर कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी हो, और जहां पर भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है वहां पर एक आईसीसी इस तरह की कमिटी होनी जरूरी है। और कोई भी महिला चाहे वो परमानेंट या फिर किसी भी तरह के टेम्परेरी जॉब में भी काम कर रही हो, टेम्परेरी कैपेसिटी में भी काम कर रही हो किसी कंपनी के साथ, तो उसके पास ये अधिकार होगा कि वो यौन शोषण के खिलाफ ऑफिशियली कंप्लेन कर सके। तो जब भी कोई शिकायत आती है इस प्रकार की तो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी के ऑफिस को इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के तहत एक सुनवाई करनी पड़ेगी, और इस कमेटी के पास ये पावर होता है सिविल कोर्ट के बराबर। तो वो किसी भी व्यक्ति को उस ऑफिस में बुला सकती है, समन कर सकती है स्टेटमेंट के लिए, एग्जामिन करने के लिए, और किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को भी मंगवाया जा सकता है। और आईसीसी को अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होती है और ये रिपोर्ट दोनों पार्टीज को दी जाएगी। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो आईसीसी के पास ये अधिकार है कि वो उस कर्मचारी के खिलाफ जो दोषी है कोई भी कार्रवाई कर सकता है, और कार्रवाई कैसे की जाएगी, क्या कार्रवाई की जाएगी, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। उस कंपनी के नियम अनुसार ये कार्रवाई होगी। लेकिन वहां पर सैलरी डिडक्ट करने का भी प्रावधान है, और जो शिकायत करता है उसे कंपेंसेशन देने का भी प्रावधान है। कंपेंसेशन कितना दिया जाएगा वो कई तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और अगर वो महिला उस फैसले से खुश नहीं है तो वो कोर्ट में भी जाकर अपील कर सकती है विद इन 90 डेज। लेकिन ये जो सारे प्रावधान है इसमें कई तरह के लूप होल्स हैं, क्योंकि जो पिछले 7 सालों में इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो ग्राउंड लेवल पर इतना सही से हो नहीं पाया है। पहली बात तो कई ऑफिस में आज भी आईसीसी मौजूद नहीं है, और दूसरी बात यह कि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में मेंबर होते हैं वो लीगल बैकग्राउंड के हैं या नहीं, इसके बारे में कोई डिटेल मेंशन नहीं करी गई है इस कानून में। तो कोई भी आईसीसी का मेंबर बन जाता है चाहे उसके पास कोई लॉ का बैकग्राउंड है या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। अगर कोई कंपनी या ऑफिस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन नहीं करता है तो उन पर केवल 50,000 रुपए का मैक्सिमम जुर्माना लगाया जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है कंपनीज के लिए। तो ऐसे में ज्यादातर कंपनीज में आप देखेंगे आज भी आईसीसी का गठन नहीं किया गया है। तो इन्हीं सब कारणों से मी टू मूवमेंट के बाद भी सरकार ने कोशिश करी थी कि इस 2013 के एक्ट में कुछ संशोधन किए जाएं। अभी तक संशोधन किए नहीं गए हैं, अगर करे जाएंगे तो उसके बारे में हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। अगर किसी महिला का कार्यस्थल पर यौन शोषण होता है या हैरेसमेंट होता है तो उसमें कई तरह की समस्याएं हैं। तो सबसे पहला तो वो उस महिला के फंडामेंटल राइट्स का हनन है। उसके जो मूल अधिकार हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 के तहत उनको डिनाई किया जाता है, और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। अगर वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उसके कारण जो माहौल बनता है, वर्किंग एनवायरनमेंट बनता है महिलाओं के लिए, वो इनसिक्योर है। वहां पर महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, उनके खिलाफ हॉस्टाइल होगा। तो ऐसे में महिलाओं की जो काम करने की, कार्य करने की जो क्षमता है वो डेफिनेटली अफेक्ट होगी। उसके अलावा महिलाओं की जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इसके कारण कम होती है अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है किसी भी वर्क प्लेस पर। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक स्टडी के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में कई महिलाओं ने काम इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके खिलाफ हैरेसमेंट हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था अपने कार्यस्थल पर। तो ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और जो फिजिकल और इमोशनल सफरिंग महिलाएं झेलती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के कारण वो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैरेसमेंट होने के बाद जब कंप्लेंट्स कमेटी और कोर्ट्स में मामला पहुंचता है
तो एक तरह से सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन होता है, जब पूरी कहानी विक्टिम को फिर से दोहरानी पड़ती है, और इसके खिलाफ भी अभी कोई लीगल या इंस्टीट्यूशनल मीन्स नहीं है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।